Okay, a very nice welcome to all of you. I welcome you in the Swami Vivekananda Institute. टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज रिगार्डिंग द लर्निंग की हम बात कर रहे थे। जब हम लर्निंग की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि किस तरीके से हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। दैट वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें हमने टीचिंग को ऑलरेडी कवर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लर्निंग एंड द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द एवोल्यूशन। एंड उसके बाद जितने भी टॉपिक रह जाएंगे इज रिगार्डिंग द मिसलेनियस, जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। और इसमें हमने देखा कि आपके सिलेबस में, क्योंकि कल हमने लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक देखे और उससे देखा हमने क्या देखा कि उनकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब हम बात करते हैं तो ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लर्नर के, इन चीज़ों के बारे में देखा। बट इसका जो दूसरा पार्ट, जो सिलेबस का दूसरा पार्ट है, वो है आपका कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर। ठीक है, हमने इसका आधा पार्ट ऑलरेडी वी डिड। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे लर्नर की विशेषताएं वी डिड दैट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज रिगार्डिंग द अडल्ट एंड अडोलसेंस के जो है ना कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि किशोर और वयस्क, ये पहले टर्म समझेंगे और फिर देखेंगे कि जब हम किशोर छात्र की बात करते हैं, वयस्क छात्र की बात करते हैं, तो ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। क्योंकि ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली थी। हमने बताया था कि कैसे आपकी लर्निंग जो है वो 3 तरीके से ट्रांसफ़र की जाती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, निगेटिव ट्रांसफ़र, जीरो ट्रांसफ़र। वी डिड दैट। नाउ वी आर गोइंग टू कवर एडोलसेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक। किशोरावस्था, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए। ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे कि अडल्ट लर्नर क्या होते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, पहले इस वर्ड का मतलब समझिए। ठीक है, इस वर्ड का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये टॉपिक खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। अडोलसेंस एंड अडल्ट, इसमें अंतर। ठीक है, जब हम अडोलसेंस की बात करते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, आप खुद को बताइए, आप कब किशोर थे। ठीक है, किशोर नाम का लड़का भी होता है। किशोरावस्था ये एक अवस्था है। ठीक है, एक स्टेज है आपके जीवन चक्र का। ठीक है, बुढ़ापा, किशोरावस्था, बचपन, ये एक स्टेज है जिसको आप जीते हो और उनकी क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। और इस स्टेज को लांघ करके आप क्या बनते हो, अडल्ट बनते हो। ठीक है, अडल्ट बनते हो, वयस्क बनते हो। अभी आप क्या हो, अभी आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू आर नाउ अडल्ट। ठीक है, और जब आप नेट के बारे में जानते नहीं थे, जब आप 9th, 10th, 11th, 12th इन सब में थे, यू आर अडोलसेंस, आप किशोर अवस्था थे। ठीक है, आपको कोई चिंता नहीं था कि घर में जो है ना मम्मी कैसे खाना बनाती है, राशन कहाँ से आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपका कोई वास्ता नहीं था। बट धीरे धीरे आपको पता चला कि अच्छा, बहन की शादी करानी है, मेरी पढ़ाई आगे करानी है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वाकिफ हो गए, दैट विल टर्न इनटू अ अडल्ट स्टेज। आप कहाँ चले गए, अडल्ट स्टेज में चले गए। अभी आप कौन हो, अडल्ट हो। ठीक है, तो ये एक अंतर होता है। बट इसको डिफाइन करने का कुछ तो आइडिया होता होगा, कैसे हम डिफाइन करते हैं अडोलसेंस की, एक बेसिक पैरामीटर क्या होता है। आपने ये तो समझ लिया कि कब मैं अडोलसेंट था, कब मेरी जो है ना, कब मैं एडल्ट बना। बट इसको एक यूनिवर्सल टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कि एक यूनिवर्सली जब हम अडल्सेंस की बात करते हैं तो ये आइडिया क्या है, और एक अडल्ट की आइडिया कैसे हम इसको वैश्विक स्तर पे जो है ना डिफाइन करेंगे। वैश्विक स्तर पे जो सारे जो अडल्सेंस है या फिर अडल्ट जो है, उनको हमें कैसे डिफाइन करना है। देखिए, जब भी हम किशोरावस्था की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है WHO की तरफ से, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि जितने भी बच्चे जिनका उम्र 10 से लेकर के 19 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष आप कह सकते हो, 18 वर्ष के बीच में है, दैट इज कॉल्ड एज अ अडोलसेंस एज। ठीक है, आप उस समय क्या कहाँ पे आते हो, आपकी अवस्था क्या है, आप किशोरावस्था पे हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस एज में आप किस क्लास में थे, इस एज में आप या तो 10th या फिर 11th, 12th,
तो आप उस समय 9th क्लास में होगे, 10th क्लास में होगे, 11th क्लास में होगे, 12th क्लास में होगे, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ना आपकी उस टाइम पे बौद्धिक विकास हो रहा होगा, ठीक है। एडोलसेंस एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है ना देखी जाती है। आप में बहुत सारे ऐसे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस को, उसी विशेषताओं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम एडोलसेंस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एडोलसेंस की बात करते हैं, इस अवस्था में कैसे जो है ना हमारी बॉडी में चेंज आता है और उस चेंज को हम कैसे एक्सेप्ट करें कि हमारी जो ग्रोथ हो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही स्टेबल हो। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करती हैं, तो इस अवस्था में आपकी क्या होती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। आप हर चीज़ों को, क्योंकि मैंने जब मैं आगे पढ़ाऊंगी ना तो मैंने बताया था कि जनरली जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो आप बचपन में कैसे चीज़ों को सीखते थे, 2 + 2 = 4, दैट इज़ द कंक्रीट आइडिया। आप जो है ना जो ठोस चीज़ें हैं जो आप देखते हो उन्हीं चीज़ों को आप समझते हो। बट इस अवस्था में क्या होता है, आप जो है ना आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है। एक तो होता है आपका IQ, ठीक है, और एक होता है आपका EQ, ठीक है। इंटेलिजेंस के साथ साथ आपकी इमोशनल क्वेश्चन भी क्या होती है, धीरे धीरे डेवलप करने लगती है। और ये चेंजेस कब आता है, ये चेंजेस आता है आपके एडोलसेंस में। आप क्या करते हो, जो भी कंक्रीट चीज़ें हैं उसको आप एडोलसेंस में एब्स्ट्रैक्ट वे में देखते हो, ठीक है। जो अमूर्त चीज़ें हैं उनको भी आप फील करते हो, उनको भी आप समझते हो। और यहाँ पे आपकी जो कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग है वो अब कैसे तब्दील हो जाती है, वो आपकी ठोस से लेकर के अमूर्त जितने भी चीज़ें हैं, अब आपकी लर्निंग उस तरीके से डेवलप कर, आप किसी की प्रॉब्लम्स को समझते हो और प्रॉब्लम्स की जो है ना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को भी ढूंढते हो जो कि आपके बुकिश नॉलेज में नहीं है। आप हर चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी लॉजिक लगाना सीख जाते हो कि मम्मी ने अगर ये कहा तो ये फिर क्यों कहा होगा, ठीक है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में जो है ना आप बातें करते हो। अब इसमें क्या होता है, आप इंगेज होते हो और फिर उसके बाद जितने भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसको स्वीकार करने में आप ज़्यादा ही क्या हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा क्या, अच्छा ठीक है चैलेंज कर रहे हो, चलो आओ दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, किसी भी तरह की अगर एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, आप उसमें इंगेज होने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चुनौतियों को बहुत ही उत्तेजित होकर के स्वीकार करते हो। खुद को इमेजिन कीजिए कि आप कहाँ पे हैं, अपने पास्ट को इमेजिन कीजिए, आप 9th और 10th और 11th 12th में इमेजिन कीजिए और मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि क्या आपकी दशा, क्या आपकी स्थिति उस टाइम पे ऐसी थी, हाँ या नहीं, किस स्तर पे थी। क्योंकि ये जो है ना एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है। अब जरूरी नहीं है कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो हर बच्चों में हो। कुछ बच्चे शांत भी होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे लेजी भी होते हैं, उनको कितना भी चैलेंज दो वो कहेंगे कि नहीं तुम जाओ अपने रास्ते में, अपना सोऊंगा, ठीक है। इस तरह के भी बच्चे होते हैं, उनको चुनौतियों से कोई लेना देना नहीं, दुनिया जहान से कोई लेना देना नहीं। वो सारे चैलेंजेस एक तरफ है, उनकी जो है ना लय एक तरफ है। वैसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है। और एक वैसे ही बच्चे होते हैं हर चुनौती को, दूसरे की चुनौती को भी अपना चुनौती मान लेते हैं, तो वैसे भी लोग हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जरूरी नहीं है कि हर बच्चों में जो ना परफेक्ट हो, बट आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि क्या आपकी स्थिति उस टाइम कैसी थी। उस दौरान आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी यानी कि आपकी जो समझने की जो आपकी लालसा होती है वो एकदम उच्चतम स्तर पर रहती है। हर चीज़ को जो है ना आप सोचते हो कि ये ऐसा क्यों है। अगर मान लीजिए कि आप जो है ना किसी किले में घूमने गए, ठीक है, आप किसी किले में घूमने गए, ऐतिहासिक किला, और मान लीजिए कि सारा जगह खुला है बट एक जगह जो है ना दरवाजा बंद है या फिर वहाँ पे ना बैरियर लिखा हुआ है, नॉट अलाउड। तो आप जानना चाहोगे कि उसके अंदर क्या है, आप जानबूझ करके जाओगे, ठीक है। ये क्यूरियोसिटी होता है कि आखिर ये क्यों बंद है। और उस टाइम पे, एडोलसेंस के टाइम पे, ये एट द पीक पे होती है। आप उस टाइम खुद को देखते हो, खुद को पे आत्मचिंतन करते हो, ठीक है। आप देखते होगे कि अरे मम्मी जो है ना उसको ज़्यादा लड्डू दे रही है या फिर ज़्यादा बॉर्नवीटा दे रही है, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या मम्मी मुझे खुद को मुझे कम प्यार करती है, क्या मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए। तो इस तरह की थॉट्स भी आते हैं उस टाइम, और आप खुद को क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, आप अपने बारे में आत्मचिंतन करते हो।
और इस टाइम आप एक्टिवली क्लास में क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, आप सक्रिय रूप से क्या करते हो, टीचर के सारे आंसर का जो है ना जवाब देते हो। अगर टीचर आपको एक्सीलेंट बोलती है तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर किसी दिन नहीं बोला तो भी ये बड़ी बात है, ठीक है। तो आप देखोगे ना कि अगर मान लीजिए कि अगर टीचर ने कुछ बोला तो आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और अगले दिन जो है ना और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग, आप एक्टिवली क्या करते हो, चीज़ों को समझते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ बहुत ही इंटरेक्शन करते हो। आप खुद को देखते हो कि मेरे दोस्त के पास क्या है और मेरे साथ क्या नहीं, कंपेयर भी करते हो, इंटरेक्ट भी करते हो, दोस्त भी बनाते हो। कुछ लोग तो ग्रुप भी बनाते हैं कि हमारा क्या है, हमारा ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई लड़की नहीं आना चाहिए, कोई लड़का नहीं आना चाहिए। इस तरह की भी जो है ना ग्रुप बाजी चलती है जब आप स्कूल में रहते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो है ना चेंजेस आने लगते हैं, जैसे लड़कों में बियर्ड का आना अचानक से, आपकी एडम सेपल जो गले के नीचे होती है उसका बड़ा होना, आपकी वॉइस चेंज होना, और फिर उसके बाद जो है ना आपकी पेल्विक जो ऑर्गन्स होते हैं उनका ग्रोथ होना, पेल्विक हेयर का आना, ये सारी चेंजेस जो होते हैं ना वो आपको मेल में देखने को मिलती है। जब फीमेल की बात करते हैं तो आप ब्रेस्ट का ग्रोथ होना, फिर उसके बाद मेमोरी ग्लैंड का बढ़ना, वॉइस का स्ट्रिलनेस आना, कंधे का जो है ना आगे झुकना, ये सारी चीज़ें जो है ना आप गर्ल्स में देखते हो। और ये सब और फिर उसके बाद प्यूबर्टी, हार्मोनल चेंजेस, मेंस, ये सारी चीज़ें आप गर्ल्स में देखते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप चीज़ों को बहुत ही इमोशनली और बहुत ही संजीदगी से जो है ना देखते हो कि अच्छा मम्मी ने ये कहा तो क्यों कहा होगा। इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा अटैच हो पाते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टीचर ने आपको खड़ा करा दिया लाइन में क्लास के सामने, तो आपको भारी बेइज्जती होगी कि मेरे टीचर ने ऐसा क्यों कहा। फिर इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। और बच्चे थोड़े थोड़े बात पे जो है ना बहुत टची हो जाते हैं। हालांकि ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, जब आप अडल्ट में जाओगे ना तो आप देखोगे कि उनसे कोई लेना देना। आप कॉलेज में देखते हो कि बच्चे जो है ना बंक मारते हैं, फिर उसके बाद आप उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप चीज़ों को जो है ना ज़्यादा, जहाँ इस स्तर पे आप जो होते हैं ना, आपकी बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, आप हर चीज़ों को इमोशनली समझते हो। बट जब आप अडल्ट एज में जाओगे, यानी कि जब आज की जो एज है अडल्ट एज में जाओगे, तो वहाँ पे जो है ना आपकी थोड़ी सी जो है ना, जो कंपेरेटिव टू द अडोलसेंस, वो कम हो जाती है। आपकी मूड स्विंग भी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अचानक से आप रो रहे हो, मम्मी ने आपको टॉफ़ी दिया तो आप हंसने लगे, तो ये सब जो है ना मूड स्विंग जो है ना, अचानक से आप दोस्तों से गुस्सा हो, फिर उसके बाद दोस्त ने कुछ याद दिलाया तो आप उनके साथ हो लिए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मूड स्विंग, छोटी छोटी बात पे आपका मूड बदल जाता है, फिर उसके बाद फिर से सेट हो जाता है। पर्सनल क्रिटिसिज्म को लेकर के आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हो। किसी ने कुछ बुराई कर दी तो ज़रूर मेरे बारे में कुछ बुरा कर रहा, वो मेरा कट्टर दुश्मन हो गया। तो आप जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी जो क्रिटिसिज्म होती है, आलोचनाओं को लेकर के बहुत ही संजीदा हो जाते हो इस एज में, और बहुत ही ओवर रिएक्ट करते हो। किसी भी, अगर मान लीजिए किसी ने आपका मजाक उड़ाया, किसी ने आपको जो है ना कुछ कह दिया, तो आप इतने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लेते हो कि फिर उसके बाद जो है ना अचानक से किसी का माथा फूट गया तो किसी का सर फूट गया, और फिर मम्मी आई तो मम्मी ने भी फूटा, तो मम्मी ने भी आपको फोड़ा, बाहर से फोड़ के आए, फिर उसके बाद डबल नुकसान हो जाता है इस एज में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो मानसिक विकास, ठीक है, मोरल नैतिकता वाली चीज़ें भी आपके अंदर कहीं ना कहीं डेवलप्ड होती है। और ये आपके परिवेश पे भी डिपेंड करता है। अगर जिस परिवेश में हो आप, अगर आपकी जो एडोलसेंस है वो दादा दादी के साथ, या फिर उदाहरण के रूप में आप ऐसे समाज के साथ रह रहे हो जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, ठीक है। मान लीजिए कि आप सबने पैडमैन देखा होगा, तो पैडमैन में आप देखते हुए कैसे विलेज में जो मेंसुरेशन है उनको एक टबू के रूप में देखा जाता है। तो लड़कियां क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को एज अ सीन के रूप में, पाप के रूप में देखती हैं कि मेरी कुछ गलती हो रही है। बट अगर मान लीजिए कोई लड़की एजुकेटेड रहती है या फिर अर्बन एरिया में रहती है, सी दे बिकम वेरी हाइजीन, वो इन चीज़ों को बहुत ही सफाई, इन सब चीज़ों के साथ देखती है, तो वो उसको एक पॉजिटिव वे में देखती है कि हमारे बॉडी में ये जो भगवान के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन बी अ मदर। तो उसको वो एक पॉजिटिव रूम में देखती हैं,
लेकिन वही विलेज एरिया में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव थॉट, आप उनको गलत तरीके से सीखते हो और फिर आपके अंदर जो है ना लर्निंग का जो विकास होता है वो बहुत ही निगेटिव होता है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट होता है, आप जितने भी वैल्यूज़ होते हैं, आपकी जो कल्चर आपके घर में जो सेट होते आ रही हैं, जो दादा दादी वर्षों से मानते आ रहे हैं, उसको आप क्वेश्चन करने लगते हो कि अच्छा मम्मी यहाँ पे फूल क्यों चढ़ाया गया, ये पूजा क्यों हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक ढूंढते हो कि मम्मी ये भगवान जी कौन है, इनका क्या इतिहास है। आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो और आपके अंदर मोरालिटी का धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। आप अपने फैमिली को देख करके, आप अपने मदर फादर को देख करके कहीं ना कहीं जो है ना आपके अंदर रुझान पैदा होता है कि मैं भी क्या बनूं, धार्मिक बनूं। आपके पापा कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे जल चढ़ा रहे हैं, आपकी मम्मी किस तरीके से जो ना साड़ी पहन रही है या फिर जो भी अपनी कल्चरल चीज़ें कर रही हैं, आप उनको क्या करते हो, इमिटेट करने की कोशिश करते हो, अपने अंदर डालने की कोशिश करते हो। तो ये सब भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आप हर चीज़ों को जजमेंटल के रूप में देखते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखते होगे स्टीरियोटाइप चीज़ें हमारे अंदर ग्रसित हो जाती है, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप कभी भी जो है ना अपने मिस्टेक को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। ज़रूर जो है ना मम्मी ने ही कुछ गलत किया, मैं तो बढ़िया हूँ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि आप जो है ना अपनी मिस्टेक्स को, कि मम्मी ने मुझे क्या, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, भैया की ही गलती थी। ठीक है, तो आप अपने मिस्टेक्स को कभी नहीं मानते हो, और अगर मान लीजिए कि आपको डांट भी मिल गई तो आप घर छोड़ने की धमकी देते हो, और कभी कभी मुझे तो लगता है निकल भी गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप अपने मिस्टेक्स को ना स्वीकारना, सॉरी ना बोलना, गुस्सा रहना, ये सारी चीज़ें भी क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप छोटे छोटे बात पे जज करने लगते हो कि पापा बुरे हैं, ये अच्छे हैं। आप थोड़ा सा भी जो है ना अपने बारे में क्या करते हो, अपनी गलतियों को समझते नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आप तब आपके साथ होती होगी जब आप 9th 10th 11th 12th में होते होंगे। किन के साथ होती है, यू कैन राइट दिस ऑन कमेंट बॉक्स, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। और ये सब चीज़ें हर अडल्ट के साथ, हर अडल्ट जितने भी अडोलसेंस वाले बच्चे, ठीक है, अडल्ट नहीं, अडल्ट के साथ क्या होता है अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो किशोरावस्था के बच्चे रहते हैं, जो किशोर बच्चे होते हैं, 10 से लेकर के 19 साल के बच्चों के साथ ये सब तब्दीलियाँ बॉडी के अंदर, सामाजिक रूप से, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये थी आपकी अडोलसेंस। अडोलसेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आती हैं, दिस इज ऑल अबाउट अडोलसेंस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग जिसको हमने पार्ट 2 में कहा, और ये है आपका अडल्ट। अब अडल्ट में जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा 10 से 18 साल के बीच में आपकी आयु। ठीक है, और यहाँ पे 19 और मोर देन 90, अगर आपकी उम्र 19 या 19 से ज़्यादा हो जाती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अडल्ट एज। और इस टाइम पे आप कहाँ पे हो, आप बैचलर कर रहे होगे, ठीक है, आप पीजी में होगे, पीएचडी वाले तो अलग लेवल के बच्चे हैं। ठीक है, वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो इन सब चीज़ों से परे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हो, बैचलर और पीजी में हो, और अब आप देखना है कि आपके अंदर क्या क्या जो है ना आप कांड करके आए हो। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लेनी है। जब हम अडल्ट लर्नर की बात करते हैं तो ये बच्चे कैसे होते हैं, 19 साल से ज़्यादा के होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी दशा हो जाती है। अब आप जो है ना बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद क्या होते हैं, आपकी अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए कि मम्मी अब मैं हॉस्टल में जाऊंगा और अपने हिसाब से जो है ना मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मुझे जो है ना जैसे भैया पहनते हैं ना अलग वैसा सूट चाहिए। तो आप ऑटोनॉमी की बात करते, तो मम्मी भी शौक हो जाती है कि पहले से तो भैया का छोड़ा हुआ पहनता था, अब तुझे एक अपना चाहिए। तो ये सारी जो है ना ऑटोनॉमी देना, अपना खुद का जो है ना आप अपने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संजीदा हो जाते हो, या फिर यहाँ पे जो है ना आप ऑटोनॉमी की बात करते हो, इंडिपेंडेंस की बात करते हो कि मुझे अपनी प्राइवेसी की चाहिए, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए, मुझे एक अपना कमरा चाहिए। ये सारे आर्गुमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, आप बहुत ही ज़्यादा गोल को लेकर के ओरिएंटेड हो जाते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप देखोगे कैसे 10th और 12th का रिजल्ट आते ही बच्चे कहीं पे DU में भागने लगते हैं कि मेरा DU में इतना कट ऑफ में क्यों नहीं आया। फिर उसके बाद JNU, इन सारे इंस्टीट्यूट को लेकर के जो है ना आप बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो जाते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कहीं ना कहीं आपकी आइडिया हो जाती है कि मेरी जो है ना मुझे ये बनना है और मुझे इस तरीके से जाना है। तो
आप क्या करते हो, गोल ओरिएंटेड, खुद को आप समझने लगते हो, खुद को आप अपनी दिशा देने वाले हो जाते हो, सेल्फ डायरेक्टेड, गोल ओरिएंटेड। और धीरे धीरे आप अपने गुस्साओं पे, जो पहले आपकी जो छोटी छोटी गुस्साएं थी, सेल्फ टेम्पर्ड रहते हो, उस पे जो है ना आप खुद का कंट्रोल करने लगते हो। इट्स माई लाइफ, इट्स मी हु विल डिसाइड व्हाट टू वियर व्हाट नॉट, इस तरह की चीज़ें, बॉडी पे टैटू बनाना है, हेयर स्टाइल कैसे भी रखना है, आई विल डिसाइड, माई फादर विल नॉट डू, आई विल बिहेव लाइक दिस। तो इस तरह की चीज़ें भी आप करते हो और फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के जो है ना कंट्रोल आप लेने लगते हो। और कभी कभी इसमें हम लोग पागल भी लगते हैं, बट हु केयर। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, मुझे कहीं से भी नॉलेज मिले, आप इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो, आप डिप्लोमा करते हो, आप अलग अलग तरह के मूक कोर्सेज कोर्सरा पे ज्वाइन करते हो ताकि आपकी डिग्री, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो, आप सेमिनार अटेंड करते हो, आप जाकर के बाहर से आप इंटर्नशिप लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं से भी नॉलेज मिल जाए, आपकी जो ज्ञान की भूख है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। आपकी जो लक्ष्य है, लक्ष्य को लेकर के, आपकी प्रेरणा को लेकर के, कि मेरे घर में जो है ना मेरी माँ जो है ना वो चूल्हे पे रोटी बनाती है, मैं उनको अब गैस ला के दूंगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रेरणाएं हैं, मम्मी पापा ने मुझे किस गरीबी से यहाँ पे लाया है, मैं उनकी जो है ना इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया। तो आपकी जो प्रेरणा है कुछ करने की, बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाती है इस एज में, और आप अपने गोल को लेकर के, अपने पर्पस को लेकर के एकदम हावी हो जाते हो कि मुझे इस बार यूपीएससी फोड़ना ही है, मुझे इस बार एसएससी क्रैक करना ही है, मुझे इस बार जेआरएफ निकालना ही है। तो यही वो एज है, यही वो समय है जो आपकी एनर्जी पूरी तरीके से आपके अंदर आ जाती है, और इस दिशा में जो है ना डेविएशन भी ऑफकोर्स मिलेगा। तो डेविएशन को चीरते हुए आप कहाँ पहुँचते हो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, आप मोटिवेटेड रहते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कहते हो सर पढ़ाइए और पढ़ाइए और पढ़ाइए। तो ये मोटिवेशन जो आता है ना आपके अडल्ट एज में ही देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे वीक हो रही है तो आपको एंग्जाइटी भी होती है, चिंताएं भी होती है, अरे यार मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। बहुत छोटे छोटे बातों पे जो है ना आप अपने परफॉर्मेंस को लेकर के एनएक्सियस हो जाते हैं कि अरे भाई नेट का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा तो प्रिपरेशन सही जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना आपकी चिंताएं, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है क्योंकि आप गोल की तरफ फोकस्ड हो। और अगर उसमें जो कुछ खामियाँ, ऊंच चढ़ाव, छोटी मोटी चीज़ें हो रही है तो आप उनमें जो है ना बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, हर चीज़ों को जो है ना देख देख के करते हो। उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए कि आपको मूक पढ़ा रही हूँ तो आप मूक के वेबसाइट में जाकर के, आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे, हायर एजुकेशन में जाकर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जाकर के आप चेक करते हो और उसके बाद जो है ना लर्न करते हो। अगर मैं ये अडल्सेंस बता रही हूँ तो आप देखोगे कि अच्छा ये मेरे साथ होता था, नहीं होता था, मैम गलत पढ़ा रही हैं। अडल्ट में ही होता था, नहीं होता था, यार मैं तो हमेशा सोता रहता हूँ, मैम गलत बता रही हैं। ठीक है, तो आप जो चीज़ किए रह गए उन्हीं चीज़ों को आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। लर्निंग बाय डूइंग क्या करते हो, यू विल बी वेरी, कि अगर मुझे ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि नहीं होगा। अब उदाहरण के रूप में आई थिंक आप सबने वो जोक सुना होगा, कहता है कि उसको मैंने नहीं देखा, तो फिर अक्षय कुमार कहता है तूने पेरिस देखा है, तो उसने कहा नहीं, फिर भी तू मानता है ना। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों को जो है ना बहुत चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली चाहिए। आप लैब में जाते हो कि कैसे रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन होगा तभी मैं मानूंगा, कहाँ पे लिखा है दिखाओ। इस तरह की जो है ना आप क्लेम देते हो, इस तरह की जो आप दुहाइयाँ देते हो कि मुझे दिखाओगे तभी मानूंगा। ठीक है, और होनी भी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें आपको दिखती है, हर चीज़ों को क्रिटिकली देखना ही क्या होता है, अडल्ट की निशानी होती है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होता है, कॉग्निटिव पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है। तो आपको आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो अपनी बौद्धिक की क्षमताओं के आधार पे कि नहीं मुझे दिखाओ तब मैं मानूंगा, तब ये क्या होता है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट। आप सेल्फ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। आप कहते हो नहीं मम्मी मैं कर लूँगा, पैसे मत दो, ठीक है, मैं खुद को संभाल लूँगा, बुखार नहीं लगेगा, मम्मी बोलती है कि खाना खा लो, मैंने खा लिया। तो इस तरह की चीज़ें आप खुद को लेकर के, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना यहाँ पे चालू कर देते हो, क्योंकि हर जगह मम्मी नहीं रहेंगी। आप यहाँ पे कॉलेज में आ गए और आप हॉस्टल में रहते हो, तो आप जानते हो कि कपड़े कैसे धोना है,
प्रेस कैसे करना है, जूते में पॉलिश करके जाना है, फिर उसके बाद आप देखते हो कि फॉर्मल टाई कैसे लगानी है। ये सारी चीज़ें जो आप पहले मम्मी पे डिपेंड रहते थे, नाउ यू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, और आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अब आप अपने घर के बारे में सोचने लगते हो कि पापा जो है ना मुझे किसानी करके यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे, तो मुझे बदले में अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अडल्ट लर्नर में, यानी कि अडल्ट लर्नर में ही देखी जाती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जब हम इन सब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यही अंतर होता है अडल्ट लर्नर और अडोलसेंस में, और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते हैं। देखिए यही मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि अगर आप PYQ उठा के देखो, ठीक है, PYQ में एक दो क्वेश्चन ही इस तरह से आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना इज रिगार्डिंग द थियरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। और इसी वजह से ना डिसेबिलिटीज़ को मैं बताऊंगी कि लर्नर की डिसेबिलिटीज़ क्या होते हैं, बिल्कुल घबराइएगा मत। जब मैं हम PYQ करेंगे ना तो सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रही थी कि जब हम लर्नर की बात करते हैं, अडल्ट लर्नर, अडोलसेंस लर्नर, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में तो है, ऑफकोर्स इट इज़ क्लियरली मेंशन कि ये सब सिलेबस है, बट जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आती है, वो आपकी थियरी से आती है, ठीक है। आपके थियरी के कीवर्ड पूछ दिए जाएंगे और पूछेंगे कि ये किसकी थियरी है। तो जो क्वेश्चन आता है लर्निंग में इज रिगार्डिंग द थियरी ऑफ लर्निंग, और इसीलिए मैंने क्या किया है, इस थियरी वाले पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग और ट्रेडिशनल थियरी ऑफ लर्निंग। ट्रेडिशनल में आपको जो है ना बहुत सारी पियाजे की थियरी, वस्के की थियरी, आपको ढेर सारी जो है ना कंडीशनल थियरी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो उसमें गैगने थियरी और जैसे बहुत सारे थियरी आपको देखने को मिलेंगे। गैगने थियरी की आउटकम क्या है, और फिर उससे आपसे पूछा जाएगा कि जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो आपको इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बिहेवियरलिस्ट थियरी में आपको थॉर्नडाइक, पैब्लो, स्किनर, ठीक है। कॉग्निटिव थियरी में आपको गेस्टाल्ट, पियाजे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी में आपको व्योत्स्की, और ब्रूनर थियरी क्या होती है, बंडूरा थियरी क्या होती है, ये सारी थियरी आपके लर्निंग में पूछी जाती है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है। ये है आपकी ट्रेडिशनल लर्निंग ऑफ ट्रेडिशनल थियरी ऑफ लर्निंग। और फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जनरली जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो वो है आपका ये मॉडर्न थियरी। मॉडर्न थियरी भी आप देखोगे ना तो इस तरीके से स्टेम लर्निंग क्या होती है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि थियरी ऑफ लर्निंग में नए नए इसमें फुल फॉर्म क्या होता है, स्मार्ट का मॉडल क्या होता है, एडी मॉडल क्या होता है, ग्लैंजर बेसिक टीचिंग मॉडल क्या होता है, एश्योर मॉडल क्या होता है, वर्क मॉडल क्या होता है, ये सारे ना PYQ हैं, और यही से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। और आप PYQ उठा के देख लो, all the question, most of the question has been asked from the theory of learning. So what we are going to do, we are going to do all the theories, but उससे भी important है disabilities, learning disabilities समझना, क्योंकि मैंने बोला था ना learning disabilities भी समझना थोड़ा जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपका कि जब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे एक वर्ड दिए रहेंगे और आपको इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है कि कौन किससे रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ है। जब हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बी को डी पढ़ते हो, ठीक है, और भी आप चीज़ें गलती करते हो, जैसे 5 की जगह पे 2 लिखते हो, अगर ये 5 ऐसे है तो आप 2 लिख दो। तो ये सारी चीज़ें, अगर 6 है तो 9 पढ़ोगे, ठीक है, 7 ऐसे लिखा जाता है तो आप ऐसे लिखते हो। ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी जब हम डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो डिसलेक्सिया इज़ अबाउट टू ट्रबल इन रीडिंग, आपको देखने में या फिर जो आप देख ही रहे हो गलत लिख रहे हो तो ऑफकोर्स पढ़ोगे भी गलत। तो यहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया लर्न करने में दिक्कत, यानी कि रीडिंग करने में दिक्कत होती है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करने में दिक्कत, मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको जोड़ना घटाना, इन सब चीज़ों में जब दिक्कत आएगी दैट इज़ कॉल्ड डिसकैलकुलिया, गणना और गणित संबंधित परेशानी को कहते हैं। जब हम डिसग्राफिया की बात करते हैं तब वर्ड मीन्स कि ग्राफ यानी कि लिखना, लिखाई से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको राइटिंग डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। आप 6 की जगह पर 9, 7 इस तरीके से आप क्या करते हो, गलती लिखते हो।
और एक जो डिसेबिलिटीज़ आती है वो है आपकी ADHD यानी कि अटेंशन डिफिशिएंसी। और यहाँ पे आप क्या करते हो, तुरंत क्या होता है, तुरंत आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक जाता है। और ये सब चीज़ें बच्चों के साथ नहीं होती है, मेरे साथ भी होती है, हर लोगों के साथ होती है कि अचानक आप कुछ करने और बैठते हो और अचानक से आप शॉर्ट्स देखने लगते हो, रील देखने लगते हो, इंस्टाग्राम उठाने लगते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप हर चीज़ को लेकर के एक्टिव हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर इम्पल्सिव हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक हैं ADHD के, यानी कि आप ADHD का शिकार हुए हैं। और इसकी भी जो है ना सॉल्यूशन है। तो आप जो है ना एक बार ज़रूर जा कर के इन सब चीज़ों के बारे में देखिएगा और इन सब चीज़ों के बारे में समझिएगा ADHD क्या होता है। क्योंकि मैंने ये लिंक आपको दिया है और उसमें यही बताया गया है कि कैसे जो है ना ADHD को भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। तो ये रह गई आपकी डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड। और हमें क्या करना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके थियरी से आते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग द थियरी ऑफ लर्निंग। थियरी ऑफ लर्निंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और उस थियरी को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला हमें पढ़ना है क्लासिकल थियरी ऑफ लर्निंग और दूसरा क्या पढ़ना है, मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। हमने स्टार्ट किया, हमारे सिलेबस पे हमने ध्यान दिया, बट PYQ जब हमने एनालाइज किया तो हमें लगा कि हमें और भी ज़्यादा लर्निंग को गहराई से समझना है और उसी के लिए हम थियरी को कल से स्टार्ट करने वाले हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास सी यू विद द थियरी ऑफ लर्निंग। टिल देन कीप रीडिंग।